नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी ग्रुप पे। तो फिर मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको भरपूर ज्ञान दूंगा। तो इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की ख़त्म किया था ना। आज चैप्टर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर में है, क्या है वो, पृथ्वी और इसकी गतियाँ। ये है ना, मैंने वो हेडिंग लिखा ही नहीं ऊपर, उतना ऊपर चुमेंगे ही नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ रहे तीसरा चैप्टर, पृथ्वी और इसकी गतियाँ। समझ रहे, इसमें हमें इतनी सारी पॉइंट है जिसको हमें कवर करना है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट को सिर्फ हम लोग याद ना रखें, बल्कि उसको एहसास करें कि पृथ्वी किस तरह से मूव करती है, किस तरह से गति करती है, ये दिन और रात कैसे होता है, ये ऋतुएं कैसे बदलती है। आज सब कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो सिंपल सी बात है, घूर्णन और परिक्रमण गति। तो ये आसानी से आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे टिका हुआ है। तो जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पे इस ध्रुव और इसके सहारे जब ये अपने अक्ष पे मूव करेगा, इस तरह से वामावर्त जब घूमेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति। समझ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। ये देखिए, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका सूरज है, और ये पथ है, ठीक है, और ये पृथ्वी है। अब ये क्या करेगा, ये अपने अक्ष पे घूमते हुए ये इस तरह से, एक तो ये गति हो गया जिसको घूर्णन गति कहेंगे, और इस तरह से घूमते हुए ये पृथ्वी के चारों तरफ इस तरह से चक्कर भी काटेगा। हमको सिखा रिया है, समझ रहे हैं, ये सॉरी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटेगा। समझ रहे हैं, तो ये अपने अक्ष पे भी घूम रहा है। समझ रहे, तो ये जो अपने अक्ष पे घूम रहा है इसको बोलते हैं हम लोग घूर्णन गति, और सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर काट रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिक्रमण गति। समझ रहे हैं, अब हम लोग देख लेते हैं। तो घूर्णन और परिक्रमण समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये तो आसानी है, समझ में आ गया होगा। अब लीप वर्ष क्या होता है, तो देखिए, ये जो होता है, ये पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने में टोटल 365 दिन 6 घंटा लगता है। समझ रहे हैं, तो ये आज एक बार चक्कर काटा, ये 1 वर्ष हो गया। समझ रहे हैं, दूसरा बार चक्कर काटा, ये 2 वर्ष हो गया, लेकिन इसका 6 घंटा वो अभी मतलब इंक्लूड नहीं हो रहा है, जोड़ नहीं रहा है। फिर ये तीसरा है, ये 3 चक्कर तीसरा साल हो गया। चौथा साल जब आएगा तो ये जो 6 घंटा एक्स्ट्रा हम लोग लेके चल रहे हैं, जो 6 घंटा एक्स्ट्रा इसको लगता है पृथ्वी को गति करने में, ये 6 घंटा जुड़ करके 4 साल में 6 24, ये 24 घंटा हो जाता है, जो कि 1 दिन के बराबर होता है। और यही 1 दिन चौथा साल क्या होता है, बढ़ जाता है फरवरी के महीना में, जो 28 महीने का होता है फरवरी, वही 4 साल के बाद ये 29 महीना आ जाता है। समझ रहे हैं ना, ये तो वो 29 दिन का 1 महीना होता है फरवरी का महीना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग विषुव। ये विषुव क्या होता है, देखिए थोड़ा गौर कीजिएगा इस चीज़ को। समझ रहे, ये पृथ्वी है और ये अपने अक्ष पे घूम रहा है। अब यहाँ से एक बात बताइए, तो सूर्य की दूरी इस ध्रुव और इस ध्रुव के बीच समान होगा या फर्क होगा, दोनों के बीच की दूरी अभी अंतर होगा। ये यहाँ से इसको नज़दीक पड़ेगा, यहाँ से इसको दूर पड़ेगा, इस तरह से ये मूव कर रहा है। समझ रहे हैं, एक वक्त कभी कभी ऐसा आएगा जब ये जो दूरी है दक्षिणी ध्रुव, ये नज़दीक पड़ेगा, उत्तरी ध्रुव दूर पड़ेगा, ये दूर करते जाएगा। समझ रहे हैं, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आएगा जब ये पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होगा कि दोनों की दूरी जो है वो बराबर होगा। समझ रहे हैं, तो जो वक्त जिस समय दोनों ध्रुव के बीच की दूरी सूर्य से बराबर होती है, वो डेट हमारा 21 मार्च होता है। समझ रहे हैं, और एक तारीख है ये 23 सितंबर। ये 2 डेट है जो साल भर में 2 बार ऐसा आता है जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों के बीच की दूरी जो है सूर्य के लिए बराबर होता है, और इसी दिन और रात बराबर होता है। समझ रहे हैं ना, तो इसी अवस्था को हम लोग विषुव भी कहते हैं। समझ रहे हैं, विषुव उस अवस्था को कहते हैं जब पृथ्वी की दोनों ध्रुव के बीच की दूरी सूर्य से बराबर होता है, जिसके वजह से पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। समझ रहे हैं, और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, विषुव भी कहा जाता है। समझ गए, अब सिंपल सी बात है, देखिए ना। चलिए इसको रहने दीजिए, आगे बताते हैं। विषुव समझ में आया क्या, कृपाल, विषुव समझ में आ गया, विषुव समझ में आया या डाउट है आपको, लगता है नहीं आया, समझ में नहीं आया ना। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ध्यान हटी दुर्घटना घटी, ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं, समझ लेंगे नहीं, समझ लीजिए। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ गति करता है, तो उसका जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों के बीच की दूरी हमेशा घटते बढ़ते रहता है। कभी दक्षिणी ध्रुव नज़दीक आ जाता है, कभी उत्तरी ध्रुव नज़दीक आ जाता है, लेकिन एक साल में 2 दिन ऐसा आता है जब दोनों ध्रुव के बीच की दूरी बराबर हो जाती है। समझ रहे हैं, और यही कारण होता है कि पृथ्वी पर उस दिन और रात बराबर होता है, और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। समझ रहे हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं अब उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत क्या होता है, तो देखिए, ये पृथ्वी 23 डिग्री पे झुका हुआ है। अब ये पृथ्वी
इस तरह से मूव कर रहा है, मूव करते हुए ये मूव कर रहा है, यहाँ पर तो आने के बाद ये बराबर हो जाता है, दोनों के बीच की दूरी इसके लिए बराबर हो जाती है, समझ रहे हैं। और इस तरह से ये जा रहा है। एक वक्त ऐसा आता है जब ये अप्रैल गुजरता है, मई गुजरता है, जून गुजरता है, तो जून गुजरने के बाद जो ये जून के पास जब आता है 21 जून को, तो इस अवस्था में क्या होता है कि ये जो उत्तरी ध्रुव होता है ये सूर्य के बहुत ही नज़दीक आ जाता है, समझ रहे हैं। और नज़दीक आने के कारण क्या होता है, देखिए इस तरह से जब ये नज़दीक आएगा तो सूर्य का जो धूप पड़ेगा ये इसके ऊपर कंटिन्यू रहता है, समझ रहे हैं ना। हालांकि उत्तरी ध्रुव पर यहीं से सूर्य के धूप पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ आते आते क्या होता है कि ये सबसे नज़दीक होता है, और इसलिए इस समय कर्क रेखा पर जो होता है वो बिल्कुल लंबवत सूर्य के धूप पड़ता है, समझ रहे हैं। यही कारण होता है कि उस समय ये 21 जून के दिन जो होता है हमारे यहाँ सबसे लंबी दिन होती है और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि क्या होता है कर्क रेखा पर एकदम बिल्कुल लंबवत पड़ता है। तो अच्छा, सबसे लंबा दिन होने का वजह क्या होता है मालूम है आपको? अगर अंधेरा होता ना तो हम आपको बता देते। देखिए, सबसे लंबा दिन होने का वजह ये होता है कि जिस दिन ये कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत पड़ता है ना, ये हम भारत की बात करते हैं, ये हमारा भारत है, समझ रहे हैं। और ये है, ये देखिए, जब सूर्य के सीधा यहाँ पे कर्क रेखा पर पड़ता है तो इसके वजह से क्या होता है कि जो सूर्य की रोशनी होती है वो पृथ्वी के अधिकांश इस तरफ भी कवर कर लेता है और अधिकांश इस तरफ भी कवर कर लेता है, समझ रहे हैं। तो पृथ्वी जो कि 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, तो इसको जो होता है ये दूरी तय करने में ज़्यादा समय लग जाता है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ वाला जो इंसान होगा ना उसको सूर्य दिख जाएगा। कभी आप देखिएगा गर्मी के मौसम में सूर्य जो है वो कभी आपको उस कोना में दिखाई पड़ेगा, और ठंड के मौसम में देखिएगा तो वो आपको इधर उगता हुआ नजर आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, वही डिस्टेंस क्या होता है कि गर्मी मतलब ठंड के मौसम में और गर्मी के मौसम में जो दिन की जो लंबी और छोटी होने का जो कारण होता है, ये यही वजह होता है। ये सिंपल से देखिए, जब ये कर्क रेखा पर पड़ेगा धूप इस तरह से पड़ेगा तो सूर्य का जो रोशनी होता है वो इधर वाला पार्ट तक को कवर कर लेगा। अब यहाँ तक की दूरी इसको तय करना है, समझ रहे, यहाँ तक की दूरी अब इसको तय करना है और इधर यहाँ तक जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि इसको ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए दिन क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। और जब ऑटोमेटिकली है कि दिन लंबा होगा तो रात तो छोटा ही होगा, क्योंकि पूरा दोनों मिला के तो 24 घंटा होता है, समझ रहे ना, यही कारण होता है। तो 21 जून को क्या होता है कि दिन सबसे लंबा होता है और ये जो कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल लंबवत पड़ता है, उस वक्त क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव पर बिल्कुल दिन होता है, समझ रहे ना। तो इसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं उत्तरी अयनांत। जब पूरा उत्तरी ध्रुव क्या होता है कि जब पूरा दिन होता है वहाँ पे 21 जून के समय, तो इतना दूर जो कवर करता है ना, ये देखिए, ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ये ध्रुव है, ये पृथ्वी। तो होता क्या है, देखिए, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है ना तो ये इस पार्ट को कवर कर लेता है, यहाँ तक की कवर कर लेता है, समझ रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, अंधेरा रहता है, और उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, दिन रहता है, उजाला रहता है। इसलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये उत्तरी अयनांत कहते हैं, समझ रहे हैं ना। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी अयनांत करते हैं। और बात ये है कि देखिए 21 मार्च से लेकर के और आपको 23 सितंबर तक ये उत्तरी ध्रुव जो होता है वो उजाला रहता है। उत्तरी ध्रुव क्या होता है, हमेशा सूर्य के संपर्क में ही रहता है, क्योंकि ये इस तरह से झुका होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक उत्तरी ध्रुव 6 महीने तक क्या होता है, ये इसके संपर्क में रहता है, सूर्य के संपर्क में रहता है। इसलिए 6 महीना तक उत्तरी ध्रुव पर लगातार दिन होता है, समझ रहे ना। अगर 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पर लगातार दिन होगा तो समझ सकते हैं कि आप दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचेगा। ये देखिए, जब ये इधर है तो इधर वाला में नहीं पहुँचेगा, दिख रहा है कि आपको, ये सूर्य की रोशनी जब यहाँ पहुँचेगा तो इधर वाला पार्ट कवर हो जाएगा, ढका जाएगा। तो ढका जाएगा तो ये क्या है, लगातार 6 महीना तक दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य पहुँचता ही नहीं है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर यदि लगातार 6 महीना दिन होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीना रात होता है, समझ रहे हैं। और फिर से जब यहाँ पर ये 23 सितंबर के दिन आ जाएगा, 23 सितंबर समझ रहे हैं ना, ये 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसा वक्त आता है जब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बराबर होती है, और दो ऐसा डेट आता है जब दिन और रात बराबर होता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को, समझ रहे हैं। अच्छा देखिए, अब ये जब यहाँ आएगा तो ये अपना वामावर्त घूमते घूमते ये इस तरह से कवर करेगा। तो अब देखिए क्या होता है कि जो उत्तरी ध्रुव होता है अब वो सूर्य से ढक जाता है और दक्षिणी ध्रुव पे बिल्कुल डायरेक्ट को रोशनी पड़ती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से अब ये दिखना शुरू होता है दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पर से ये जाएगा जब ये 22 मार्च आएगा तो बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव जो है इसके सीधा संपर्क में आ जाएगा, समझ रहे हैं। और इसलिए क्या होता है कि अब इस समय 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत किरण पड़ती है, समझ रहे हैं। तो जब मकर रेखा पर लंबवत किरण पड़ती है तो इस दिन क्या होता है, 22 दिसंबर को बात करें हम उत्तरी ध्रुव में, तो उत्तरी ध्रुव में जो होता है सबसे ज़्यादा लंबा रात होता है और दक्षिणी ध्रुव में सबसे लंबा दिन होता है, समझ रहे हैं। तो मतलब अब मकर रेखा पर जो देश आएंगे, मकर रेखा के पास में जो देश आएगा उस वक्त क्या होगा, 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा, समझ रहे हैं ना। तो मकर रेखा पर देखिए कौन कौन सा दिन आएगा, कौन कौन सा देश आएगा। तो मकर रेखा पर आपको लगभग आ जाएगा ये सोमालिया आ जाएगा, कॉन्गो आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो समझ लीजिए कि इन सब देश में क्या होगा कि 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा, और हमारे यहाँ भारत में क्या होगा, सबसे लंबी रात होगी, समझ रहे हैं। अच्छा, इसी अवस्था को 22 दिसंबर के दिन क्या होता है कि ये मकर रेखा पर पड़ता है तो दक्षिण ध्रुव पूरा उजाला में रहता है। इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं दक्षिणी अयनांत कहते हैं,
समझ रहे हैं। जब 21 जून पे जो स्थिति है यहाँ पर जब पृथ्वी आती है तो उस दिन कर्क रेखा पे लंबवत सूर्य की रोशनी पड़ती है, उस समय उसको बोलेंगे उत्तरी अनंत, समझ रहे हैं ना। और 22 दिसंबर को जब पृथ्वी सूर्य के सामने आ जाता है तो उस समय दक्षिणी ध्रुव यानी मकर रेखा पर क्या होता है कि लंबवत किरण पड़ती है, जिससे दक्षिणी ध्रुव उजाला हो जाता है। तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी अनंत बोलेंगे। अच्छा, अब फिर ये 6 महीना तय करेगा यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हैं ना। तो 6 महीना क्या है, 6 महीना तक दक्षिणी ध्रुव जो है वो लगातार सूर्य के संपर्क में रहेगा। मतलब है कि दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीना दिन रहेगा, तो उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीना रात होगा, समझ रहे हैं। चलिए, उत्तरी अनंत और दक्षिणी अनंत समझ में आ गया। नहीं नहीं नहीं, वो दिन ही होता है, वो कंटिन्यू दिन ही होता है देखिए बता रहे हैं, देखिए समझ लीजिए, वो लगातार दिन ही होता है उत्तरी ध्रुव पे, रात होता ही नहीं है। फिर रात होता है तो यहाँ से फिर रात होता है तो कंटिन्यू रात ही होता है, वो सूर्य वहाँ उगता डूबता नहीं है। देखिए होता क्या है, सो आप लोग दिन और रात तो समझते ही, जिस सूर्य के जिस भाग में सूर्य मतलब पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य नहीं दिखता है मतलब उधर रात है, जिधर दिख जाता है उधर क्या है, दिन है, यही ना समझते हैं। और यही होता ही तो 21 मार्च से लेकर उत्तरी ध्रुव पर लगातार जो होता है सूर्य की रोशनी पड़ते ही रहता है, कभी वो ढकता ही नहीं है, समझ रहे हैं। ये देख रहे हैं, ऐसे रहेगा तो इसकी रोशनी लगातार उत्तरी ध्रुव पर ये पड़ते ही रहता है, भले ये नचता रहे लेकिन ये तो उजाला रहेगा। भले ई वाला पार्ट आगे पीछे हो सकता है, ये तो हमेशा स्थिर रहता है, समझ रहे हैं ना। ये नचता रहेगा लेकिन ये हमेशा उसके संपर्क में रहता है, समझ रहे हैं। दिन और रात यहाँ पर वाला सबको होगा, यहाँ वाला के लिए दिन और रात नहीं, वो डायरेक्ट दिन ही रहेगा 6 महीना तक, समझ रहे हैं। उत्तरी ध्रुव में दिन ही रहेगा, और फिर यहाँ से जब क्रॉस करेगा 23 सितंबर से तो दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीने तक दिन रहेगा, जब तक 21 मार्च नहीं पहुँच जाता है, समझ रहे हैं। और फिर उत्तरी ध्रुव पर लगातार रात रहेगा, क्योंकि ये अपने ध्रुव पर, अच्छा ये तो इस सूर्य के आगे पीछे, सूर्य के मतलब सामने और पीछे जा सकता है, आगे पीछे जा सकता है। ये वाला पार्ट थोड़ी जाएगा जो इसके सामने है, ये यहाँ से अगर शुरू हुआ था, देख रहे हैं ये ना चला, ये भारत है जो कभी आगे था पीछे हो गया, ये इधर हो गया, लेकिन ये जो है ये तो कंटिन्यू है, समझ रहे हैं। समझ गए इस बात को। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है कि ये सूर्य है, एक ऐसा वृत्त आएगा जहाँ तक सूर्य की रोशनी जो है दिन कर देगा और वहाँ पर से इधर रात हो जाएगा, यानी कि एक वैसा वृत्त जहाँ दिन और रात को दोनों को विभाजित करता है, समझ रहे हैं ना। सूर्य की रोशनी पड़ रहा है, मान लेते हैं यहाँ तक इसकी रोशनी है, यहाँ तक ये कुछ ऐसा तो वक्त आएगा जहाँ पर से पृथ्वी पर रात होना शुरू हो जाएगा, और जहाँ पर से वो रात होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर दिन और रात दोनों पृथ्वी को वह वृत्त, पृथ्वी पर खींची गई वह वृत्त जहाँ पर से कुछ जो भाग उजाला होता है दिन वाला भाग होता है और एक रात वाला भाग होता है, तो उसी वृत्त को क्या कहते हैं हम लोग, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, जो दिन और रात को बांटता है, समझ रहे हैं ना। ये प्रदीप्ति वृत्त हमेशा हर दिन बटेगा, एक नहीं हो सकता है पृथ्वी पर, समझ रहे हैं। क्योंकि आज मान लेते हैं कि आज ये सूर्य है, आज ये इतना पार्ट को कवर कर रहा है तो इतना दिन होगा, बाकी उधर रात होगा, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो वो प्रदीप्ति वृत्त होगा। एक वक्त यहाँ आएगा जब यहाँ पर ना होकर कि यहाँ तक सूर्य की रोशनी आ जाएगी तो यहाँ तक दिन होगा, यहाँ से इधर रात हो जाएगा, तो यहाँ से जो खींचेंगे तो वो लाइन होगा प्रदीप्ति वृत्त हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी वो लाइन जो सूर्य और मतलब दिन और रात को विभाजित करता है, अलग अलग करता है, समझ रहे हैं ना। प्रदीप्ति वृत्त समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक सवाल है हमारे पास, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे, घूर्णन गति ना करे तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है, गौर कर सकते हैं आप लोग। पृथ्वी मान लेते हैं कि ये गति ना करे, समझ रहे हैं, और सिर्फ परिक्रमण गति करे तो पृथ्वी पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये गति नहीं कर रहा है, ठीक है, ये अपने अक्ष पे है और इस तरह से सिर्फ परिक्रमण गति कर रहा है, तो देखिए जो भाग पृथ्वी के सम्मुख है, सामने है, उस पे हमेशा के लिए क्या होगा कि दिन होगा, समझ रहे ना। और जो भाग वो उस तरफ है उस पे कभी दिन होगा ही नहीं, समझ रहे। इसका मतलब है कि एक भाग पे अगर लगातार दिन हो रहा है तो उस पर इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा, और किसी भाग पे सूर्य की धूप पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी तो ना तो वहाँ फसल होगा ना कुछ होगा, और लगातार रात ही रात रहेगा, वहाँ भी इंसान का जीवन संभव नहीं हो पाएगा। मतलब इंसान का जीवन संभव नहीं हो पाएगा अगर ये नहीं होता है तो, समझ रहे हैं, घूर्णन गति नहीं होता है तो। जो भाग दिन है वो उस पर हमेशा दिन ही रहेगा, जो भाग रात है उस पर हमेशा रात ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा अब एक और सवाल है हमारा कि मानसून जो होता है, बारिश का मौसम, वो जून और अगस्त के बीच में ही क्यों आता है। क्या आप लोग कभी गौर किए थे इस बात पे। 12 महीने होते हैं, है कि नहीं, तो ये जून और अगस्त के बीच में ही, यानी कि इस बीच में ही मानसून क्यों आता है। इधर भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था। मेरे दोस्त मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसे शेयर कर देना। धन्यवाद।